स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा गया है कि किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती हैं सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है? क्या वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, क्या वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, क्या फिर वो मैनेज फ्लोटिंग में होता है, या फिर वो डर्टी फ्लोटिंग में होता है? तो जहाँ पर स्टूडेंट्स मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती हैं सरप्लस और डेफिसिट को इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस की बात कर रहे हैं इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स आपको इस गिवन डायग्राम में से करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, चूज करना है, जो कि इंडिकेट करता है रेफरेंस लाइन को। याद रखिएगा, किसको इंडिकेट कर रहा है? रेफरेंस लाइन को, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल। अब वो पर्टिकुलर एंगल कौन सा है? क्या वो 45 डिग्री है, या वो 60 डिग्री है, या 75 डिग्री है, या 30 डिग्री है? तो स्टूडेंट्स रेफरेंस लाइन जो होती है उसको जिस एंगल से ड्रॉ किया जाता है वो होता है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, या जो ग्राफ ए दे रखा है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रेफरेंस लाइन को लाइन ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे जो होता है वो जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे ली गई है और जो वैल्यू वाई एक्सिस पे ली गई है, दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, इसलिए लाइन ऑफ इक्वालिटी और लाइन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। Students, as per the data presented in the Union Budget 2023-24, the total receipts of the government other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and rupees 45 lakh crores respectively. तो आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो डेफिसिट निकल कर आया है वो कौन सा डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर वो बड़ा है टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जैसा कि इसमें लिखा भी है अदर देन बोरोइंग्स। तो आप स्टूडेंट पहचानिए ये कौन सा डेफिसिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डेफिसिट को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट का ही फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर ₹45 लाख करोड़ था, और जो टोटल रिसिट्स थी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स थी वो 27.2 लाख करोड़ थी। तो जो डिफरेंस आया 17.8 लाख करोड़ का, ये हमारा बोरोइंग्स ही होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग्स के इक्वल हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के इक्वल हुआ करता है। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो राइट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 1 में कहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एमपीसी भी कहते हैं, कैन बी यूनिटी यानी 1। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एमपीसी है वो 1 हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टेटमेंट 2 में कहा है एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, या फिर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है, या दोनों ही ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ट्रू है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। नॉर्मली ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है, यानी ये उन्होंने कहा है ना यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। ये बात गलत है। इंक्रीज इन कंजम्पशन या चेंज इन कंजम्पशन जो होता है इनकम के बढ़ने से, वो चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही आंसर राइट आंसर है। द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया इतना समझ में आपको? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें कहा है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग, किन को ऐड करके जो है एग्रीगेट डिमांड निकाली जाती है इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ऑप्शन ए में कहा है ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी में कहा है ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी में कहा ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और ऑप्शन डी में कहा है ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी वो कुछ इस तरह से होता है, या इक्वेशन कह लीजिए उसको, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस MPC इंटू वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस आई। ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनमस कंजम्पशन को, ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस कंजम्पशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को। याद रखिएगा, हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो ऑटोनमस लेते हैं। तो ये जो आपको आंसर मैच करता हुआ मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा। देख लीजिए, ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।